हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम डिस्कस करेंगे 6 मई 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहां पर पीडीएफ इसका मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। लास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है? आंसर होगा इसका छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई है। दोस्तों, यहाँ पर मितान का अर्थ मित्र है या फ्रेंड है। चलिए इस योजना को हम समझ लेते हैं कि यह किस प्रकार की योजना है। दोस्तों, अगर आपको किसी भी स्टेट में निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो या आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, तो इसके लिए आपको कई सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब एक नई योजना शुरू हुई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मितान योजना। तो उसके तहत आपको क्या किया जाएगा कि जो 100 से अधिक सरकारी सेवाएं होंगी वो आपके घर पर ही उपलब्ध करा दी जाएंगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक टोल फ्री नंबर यूज करना होगा। तो टोल फ्री नंबर जैसे ही यूज करेंगे, आप उसमें इंफॉर्मेशन बताएंगे कि किस सेवा को आप लेना चाहते हैं। तो उसी प्रकार की सेवा के लिए आपके घर मितान यानी मित्र पहुंच जाएंगे, जो कि उसके लिए नियुक्त किए गए हैं। तो वो सरकारी सेवा जो है वो आपके दरवाजे पर ही उपलब्ध हो जाएगी। तो इसमें जो नागरिक सेवाएं हैं वो इंक्लूड की गई हैं। ठीक है दोस्तों, अभी वर्तमान में इसको 14 नगर निगमों में लागू किया गया है और इसमें 13 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध की गई हैं। यानी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हाल ही में जो वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, आने वाले समय में इसको पूरे छत्तीसगढ़ में लागू करने की योजना बनाई जा रही है। दोस्तों, बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना है वो 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी और यह मध्य प्रदेश से अलग हुआ था और भारत का 26वां राज्य बना था। इसकी जो राजधानी है वो है नया रायपुर। इससे पहले यह रायपुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर राज्यसभा सीटें 5 हैं, लोकसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 90 हैं। राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं और मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो नेबरिंग स्टेट हैं यानी पड़ोसी राज्य हैं। तो सबसे पहला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है झारखंड, चौथा स्टेट है उड़ीसा और 5वां स्टेट है तेलंगाना और छठा स्टेट है दोस्तों महाराष्ट्र। तो ये छत्तीसगढ़ के सभी पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 142वें स्थान से खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर होगा इसका 150वें स्थान पर। यानी भारत की रैंक 2021 में 142 हुआ करती थी, लेकिन 2022 में ये जो रैंकिंग है ये कितनी हो गई है? 150 हो गई है। यानी भारत की जो रैंकिंग है वो डिक्रीज हुई है, यानी उसकी रैंकिंग में गिरावट आई है। चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को कौन जारी करता है? तो फ्रांस की एक संस्था है जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इस संस्था के द्वारा ये जो सूचकांक है हर साल जारी किया जाता है। तो इस साल 180 देशों को इसमें इंक्लूड किया गया था, जिसमें दोस्तों भारत का जो स्थान है वो 150 आया है, यानी 150वें स्थान पर आया है। और भारत की जो रैंक है वो बहुत नीचे पहुंच गई है, यानी 8 स्थान नीचे आ गई है। दोस्तों, भारत के अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें, उनकी रैंकिंग देख लेते हैं, तो नेपाल को छोड़कर भारत के पड़ोसियों की रैंकिंग जो है वो नीचे खिसकी है। नेपाल की रैंकिंग में 30 अंकों की बढ़त हासिल हुई है और ये 76वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान 157वें स्थान पर है, श्रीलंका जो है वो 146वें स्थान पर है, बांग्लादेश 162वें स्थान पर है और म्यांमार जो है वो 176वें स्थान पर है। दोस्तों, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उससे ये पता चलता है कि किस देश की मीडिया जो है वो कितनी स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब है कि सरकार का जितना कम प्रभाव होगा मीडिया पर, उतनी ही वो स्वतंत्र मानी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि सरकार का इन्फ्लुएंस है मीडिया पर, यानी सरकार जिस प्रकार से उसको चलाती है उसी प्रकार से वो मीडिया चलती है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं टॉप 5 देश कौन कौन से हैं जहां पर मीडिया स्वतंत्र है। तो पहला देश है नॉर्वे, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा है स्वीडन और चौथा है एस्टोनिया और 5वां है फिनलैंड। तो ये हैं टॉप 5 कंट्रीज जहां पर प्रेस की स्वतंत्रता है। और 180वें स्थान पर कौन सा देश है? तो वो है उत्तर कोरिया। यानी यहाँ की जो मीडिया है वो सबसे ज्यादा सरकार के प्रभाव में है, यानी सरकार जिस प्रकार से चाहती है, जो चाहती है वही दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब हमने कुछ दिन पहले यानी 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी मनाया है, तो इसी दिन ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी जारी किया जाता है। दोस्तों 2022 के कुछ प्रमुख सूचकांक भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सभी तो डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हमने डिस्कस किए हैं, उनको आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में फिनलैंड पहले स्थान पर रहा और भारत का जो स्थान है वो 136वां रहा है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में न्यूजीलैंड का पहला स्थान रहा है और भारत का 51वां स्थान रहा है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है ये 46 यानी 46वां स्थान रहा है। तो ये जो सूचकांक है इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। जुलाई में कौन अमेजन के सीईओ बनेंगे? तो दोस्तों आंसर होगा इसका एंडी जेसी। जो एंडी जेसी हैं वो अमेजन के सीईओ बनेंगे कब? 5 जुलाई को। इस प्रकार की घोषणा की गई है अमेजन की एक बैठक में। तो दोस्तों जो अमेजन कंपनी है उसने ये घोषणा की है कि जो एंडी जेसी हैं वो ऑफिशियल तौर पर 5 जुलाई को अमेजन के सीईओ बन जाएंगे और जो जेफ बेजोस हैं वो अमेजन के बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। बात आई है दोस्तों यहाँ पर अमेजन की, तो इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन अमेरिका में है। चलिए फ्रेंड्स, हम टॉप कंपनीज के सीईओ डिस्कस कर लेते हैं, यानी जो दुनिया की जो टॉप कंपनी मानी जाती हैं उनके जो सीईओ हैं उनको डिस्कस करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नाडेला हैं। एडोब के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण हैं। टाटा सन्स के सीईओ कौन है? एन चंद्रशेखरन हैं। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई हैं। ट्विटर के सीईओ कौन है दोस्तों? पराग अग्रवाल हैं। IBM के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा है। तो दोस्तों आप ये देखिएगा कि जितने भी दुनिया की टॉप कंपनी है उनमें भारतीयों का कब्जा है, ठीक है, यानी भारतीय जो है वो सीईओ के पद पर बैठे हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है जिसे हाल ही में केरल ने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड एक ट्रॉफी है जिसको हाल ही में किसने जीता है? केरल ने जीता है। तो दोस्तों केरल के मलप्पुरम में मंजेरी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। तो ये 75वीं संतोष ट्रॉफी है और इसको केरल ने पश्चिम बंगाल को 5-4 से हराकर जीत लिया है। इसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं वो बने हैं जिजू जेसोफ जो कि केरल के हैं और 9 गोल के साथ टॉप स्कोरर रहे हैं जैसन टीके। चलिए फ्रेंड्स, हम संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, नोट करिएगा इन्हें। संतोष ट्रॉफी जो है वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के तहत क्षेत्रीय राज्यों और सरकारी संस्थाओं के द्वारा आयोजित एक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसमें जो भारत के जो क्षेत्रीय संघ होते हैं यानी फुटबॉल क्लब होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय राज्य यानी जो भारत के स्टेट होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं और इस प्रकार से अगर हम संतोष ट्रॉफी की बात करें तो यह भारत की एक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1941 से की गई थी, ठीक है। और सबसे सफल टीम जो है वो है पश्चिम बंगाल जिसने 32 टाइटल जीते हैं, यानी 32 खिताब जीते हैं। किसने? पश्चिम बंगाल ने। दोस्तों फुटबॉल से रिलेटेड कुछ और ट्रॉफी डिस्कस करते हैं क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि फुटबॉल से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी रिलेटेड है। तो दोस्तों रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप और मार्केडा कप, ये सभी जो हैं ये फुटबॉल से रिलेटेड कप हैं। तो इनको भी आप एक नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, कौन कौन से? रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप और मार्केडा कप। तो इन सभी को आप नोट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को, यानी मई महीने का जो भी पहला मंगलवार होगा उस दिन विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाएगा। तो इस बार 3 मई 2022 को मनाया गया है विश्व अस्थमा दिवस। देखिए दोस्तों, थीम आपको जरूर याद रखनी है विश्व अस्थमा दिवस की, क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। यह इस साल की थीम थी। इसका जो मूल उद्देश्य होता है यानी इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अस्थमा बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक करना। 1998 में पहली बार ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने इसका आयोजन बार्सिलोना स्पेन में किया था, ठीक है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं कि ये अस्थमा क्या होता है। तो किसी व्यक्ति के लंग्स यानी फेफड़ों तक हवा न पहुंच पाने के कारण उसे सांस लेने में जो तकलीफ होती है उसे ही अस्थमा कहा जाता है। यानी हमारे शरीर में जो फेफड़े होते हैं अगर उन तक सही तरीके से हवा नहीं पहुंच पाती है और उसके बाद जो तकलीफ उत्पन्न होती है
इस बीमारी को ही हम क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। तो अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, जोर जोर से सांस लेनी पड़ती है, खांसी हो जाती है, सांस फूलती है। तो दोस्तों इसका जो प्रमुख कारण है ये है एयर पॉल्यूशन। ये जो बीमारी है फेफड़ों से रिलेटेड है और किसके कारण फैलती है, एयर पॉल्यूशन के कारण फैलती है। यानी हमारे शरीर में अगर अस्थमा बीमारी है तो ये इसका कारण जो है वो एयर पॉल्यूशन है, स्मोकिंग है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? आंसर है इसका बिहार। तो दोस्तों देश के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार में किया गया है। तो दोस्तों बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, तो उन्होंने बिहार के पूर्णिया जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों यह पहल गन्ना, मक्का और चावल से एथेनॉल का उत्पादन करके देश की ईंधन की मांगों को पूरा किया जाएगा। यानी यहाँ पर जो एथेनॉल बनेगा वो गन्ना, मक्का और चावल से बनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो संयंत्र बनाया गया है ये अत्याधुनिक है, यानी नई नई मशीनें इसमें यूज की गई हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि एथेनॉल क्या होता है। तो एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी पेट्रोल के साथ अगर हम एथेनॉल को मिला दें तो यह एक ईंधन के रूप में काम करता है। इसको गन्ने और मक्के के साथ बनाया जाता है, यानी गन्ना, मक्का का और चावल का यूज करके इसको बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो जो बिहार में जो संयंत्र लगा है यह वह क्षेत्र है पूर्णिया का जहां पर मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो इसलिए उसको उस स्थान पर लगाया गया है। इसके इस्तेमाल से 35% तक कार्बन मोनोऑक्साइड का कम उत्सर्जन होता है। यानी आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि जब ईंधन जलता है किसी भी वाहन में तो उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अगर हम उसके साथ एथेनॉल यूज कर लें यानी पेट्रोल के साथ, तो होगा क्या कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका 35% तक कम उत्पादन होगा, जिससे वायु प्रदूषण जो है वो कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा कई स्थानों पर एथेनॉल को बनाने के संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें से पहला संयंत्र जो है वो बिहार के पूर्णिया में लगाया गया है। दोस्तों बात आई है बिहार की, तो बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन? बिहार। उत्तर प्रदेश, नेपाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यानी नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी सीमा बिहार राज्य से लगती है। ठीक है दोस्तों, फागू चौहान जो है वो बिहार के राज्यपाल हैं और नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर है। इसकी भारत में दूसरी सबसे कम शहरी आबादी है। यानी जो बिहार राज्य है यहाँ पर शहरी आबादी जो है वो बहुत कम है, यानी गाँव में जो जनता है अधिक रहती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हर्षदा शरद गरुण ने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है और वह पदक जीतने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर बन गई हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक। तो दोस्तों जो हर्षदा शरद गरुण हैं इन्होंने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। किसमें? वेट लिफ्टिंग में। तो ऐसा करने वाली यानी गोल्ड मेडल जीतने वाली वह पहली भारतीय बन गई हैं। इससे पहले भी दोस्तों मीराबाई चानू ने 2013 में और 2021 में अंचिता सिवली ने पदक जीते हैं। तो मीराबाई चानू ने कांस्य पदक जीता था और अंचिता सिवली ने सिल्वर मेडल जीता था। तो इस प्रकार से जो हर्षदा शरद गरुण हैं वो तीसरी ऐसी भारतीय बन गई हैं जिन्होंने IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है। और हर्षदा शरद गरुण ने गोल्ड मेडल जीता है और वो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय वेट लिफ्टर बन गई हैं। दोस्तों मीराबाई चानू की बात आई है, तो मीराबाई चानू ने आपको बताना है कि टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था। ये सर्च करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो इसका आंसर है बेंगलुरु में। कहां पर हुआ है दोस्तों? बेंगलुरु में हुआ है। तो कर्नाटक का एक शहर है बेंगलुरु, तो वहां पर जो जैन यूनिवर्सिटी है वहीं पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, और जो 2021 का आयोजन किया गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, यह इसका सेकेंड एडिशन था। यानी पहला एडिशन ओडिशा में हुआ था 2020 में, और कोविड के कारण इसका 21 में आयोजन नहीं हो पाया था, तो इसका आयोजन यह है 2022 में हुआ है। तो दोस्तों जो 2021 का आयोजन हुआ है अभी बेंगलोर में, तो इसमें पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, दूसरे स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, तीसरे स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पहले स्थान पर जैन यूनिवर्सिटी रही है जिसने 20 गोल्ड,
7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही है जिसने 17 गोल्ड मेडल जीते हैं, और तीसरे स्थान पर पंजाब यूनिवर्सिटी रही है जिसने 15 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। तो देश भर में जो यूनिवर्सिटी हैं उनके जो एथलीट हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं, और भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई और जो खेल मंत्रालय है वो इसमें भाग लेता है, यानी उसके द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। और जो भारत की जो विभिन्न यूनिवर्सिटी हैं वो इसका आयोजन करवाती हैं, और इसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनकी उम्र 18 से 25 वर्ष तक होती है। और इसका जो फर्स्ट एडिशन था 2020 में, ये कहां पर किया गया था? उड़ीसा में किया गया था। तो ये सभी पॉइंट जो है वो आप नोट करते जाइएगा। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? दूसरा क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल कौन है? तीसरा क्वेश्चन है गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, और दोस्तों आप एक कोड जरूर यूज करें, राजा नंबर 1। खबरी पर आप हमें फॉलो कर लें, वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप खबरी पर जरूर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके और आप भी दोस्तों की हेल्प कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।